24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 के चक्रवर्ती में आज जिन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे उनमें सबसे प्रमुख मुद्दा मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश के लिए अपनी सूची को जारी करते वक्त कांग्रेस ने ज्योतिष, सनातन और पीडीए फॉर्मूला तीनों पर ही ध्यान केंद्रित रखा। ड्री नक्षत्र मुहूर्त के साथ 144 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, लेकिन सहयोगी दल सपा ने 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। तो वही दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे कि क्या मुस्लिमों को लुभाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त लगा दी है, क्योंकि पसमानदा के बाद अब बीजेपी सूफी संतों से भी संवाद कर रही है। 10,000 से ज्यादा दरगाहों के सूफी और संतों से जुड़ने की कोशिश बीजेपी की नजर आ रही है, लेकिन क्या ये कोशिश 2024 में अपना रंग दिखा पाएगी? क्या बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी? एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं चुनावी इस वक्त जो सरगर्मी चल रही है उसका। दरअसल नवरात्र का पहला दिन यानी कि 15 अक्टूबर की तारीख कांग्रेस के लिए बेहद खास थी, क्योंकि 5 राज्यों में होने वाले सियासी महासमर के लिए बीजेपी ने 3 राज्यों की सूची जारी की। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का नाम शामिल रहा। छत्तीसगढ़ की 30 और तेलंगाना की 55 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, जबकि मध्य प्रदेश की 230 में से 144 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की पहली सूची में अंक ज्योतिष का पूरा ख्याल रखा गया। बीजेपी बार बार कह रही थी कि कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान क्यों नहीं कर रही, और कांग्रेस का कहना था कि सही वक्त पर ऐलान किया जाएगा। तो क्या सही वक्त पर ही ऐलान हुआ है? क्योंकि टिकट का ऐलान हुआ नवरात्र के पहले दिन यानी कल। अब कैसे कांग्रेस की लिस्ट का ज्योतिष कनेक्शन है ये भी आपको समझाते हैं। किस वक्त इसे रिलीज किया गया है? सुबह 9:09। कितने टिकट्स निकाले गए? 144, यानी 1 + 4 + 4 = 9। चंचल मुहूर्त में इसे घोषित किया गया। इसे वो मुहूर्त कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में श्रेष्ठ चौघड़िया इसे माना जाता है। शिवराज के सामने रामायण 2 के हनुमान विक्रम मस्ताल को टिकट दिया गया। कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में मौजूदा विधायक की जो संख्या है वो है 96। कांग्रेस ने पहली सूची में 69 विधायकों को टिकट दिया है। 65 नाम ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। पहली सूची में 19 महिलाओं को भी मौका दिया गया। जैन समाज से 5, मुस्लिम वर्ग से 1 प्रत्याशी उतारा गया। ओबीसी वर्ग से 39, एससी से 22, एसटी से 30 प्रत्याशी उतारे गए। अब कांग्रेस ने 2 दिग्गजों के टिकट भी यहां काटे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, इनके टिकट्स कट गए। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट दिया गया। 2 निर्दलीय एमएलए बीजेपी से आए, 5 सपा से आए 2 और बीएसपी से आए 2 नेताओं को भी कांग्रेस ने यहां पर टिकट दिया है। और इतना ही नहीं, कमलनाथ ने ऐलान किया कि नवरात्र के 9 दिनों में वो हर दिन मध्य प्रदेश के हित में एक संकल्प लेंगे और उसे शपथ की तरह पूरा करेंगे। और इसी के चलते नवरात्र के पहले दिन कमलनाथ ने अपना संकल्प महिलाओं के लिए लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर हर महिला को नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए महीने और रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूला का जिक्र करते रह गए। वो बातें ही करते रह गए, लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश को पीडीए फॉर्मूला को मध्य प्रदेश में लागू कर दिया। मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट में पिछड़े दलित और आदिवासियों पर फोकस किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी के लिए 82 सीटें सुरक्षित है और इन्हीं सीटों पर कांग्रेस इस वक्त फोकस कर रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 144 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें सबसे ज्यादा सवर्ण, उसके बाद ओबीसी और एसटी, एससी समुदाय के कैंडिडेट उतारे गए। कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट में सवर्ण समुदाय से 52 प्रत्याशी उतारे, जिसमें 22 ठाकुर हैं, 18 ब्राह्मण, 5 जैन और बाकी अन्य जो हैं वो सवर्ण समुदाय से हैं, यानी 7 प्रत्याशी यहां से उतारे गए। ओबीसी की अलग अलग जातियों की से लगभग 39 उम्मीदवार उतारे गए, जबकि एससी से 22 प्रत्याशी उतारे गए। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया, यानी 144 में से 91 सीटों पर कांग्रेस ने पीडीए का फॉर्मूला ध्यान में रखा है। अब मध्य प्रदेश में पिछड़ी जाति की आबादी 49% है, तो वही 15% दलित और 21% आदिवासी समुदाय की है। और इस तरह से तीनों जातियों का वोट मिलाकर के हो गया 85% लगभग। मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी के लिए 82 सीटें सुरक्षित हैं। साल 2013 के चुनाव में बीजेपी 82 सुरक्षित सीटों में से 53 सीटें उस वक्त जीते, जबकि 2018 में यह घट करके 25 सीटों पर सिमट गया।
कांग्रेस 2013 में सिर्फ 12 सुरक्षित सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन 2018 के चुनाव में ये बढ़कर के 40 सीटों पर पहुंच गई और सरकार बनाने में वो सफल रहे। और यही वजह है कि कांग्रेस दलित आदिवासी के साथ ओबीसी वोटों को साधने में इस वक्त जुटी हुई है, जिसके लिए जातीय जनगणना को एक बड़ा सियासी हथियार इस वक्त कांग्रेस बना रही है। ये बात तो हो गई मध्य प्रदेश की, ये बात हो गई कांग्रेस की, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं यानी गठबंधन की, तो 2024 में कांग्रेस की टेंशन तो बढ़ ही रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की परेशानी को अखिलेश यादव और तेजी से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संबंध में सीधी एंट्री मार ली है। कैसे? अखिलेश यादव ने दरअसल रविवार को मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। दरअसल कमलनाथ मध्य प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे और इधर दोनों ही दलों के नेता दावे कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गठबंधन को लेकर के हमारी बात इस वक्त चल रही है। लेकिन इसी बीच सपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जिसमें क्या कुछ प्रमुख नाम रहे उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश में सपा के प्रत्याशी निवाड़ी से मीरा दीपक यादव, राजनगर से ब्रिजगोपाल पटेल उर्फ बबलू, भांडेर से डीआर राहुल अहिरवार, वहीं धोहानी से विश्वनाथ सिंह मरकाम, चितरंगी से श्रवण कुमार सिंह गौंड, सिरमौर से लक्ष्मण तिवारी, बिजावर से डॉक्टर मनोज यादव, कटंगी से महेश सहारे, सीधी से राम प्रताप सिंह यादव। तो मध्य प्रदेश में सपा के प्रत्याशी इतने उतारे गए हैं और अब इसको लेकर के भी सियासत जाहिर तौर पर शुरू होगी, लेकिन समझना ये जरूरी है कि इसके पीछे का बैकड्रॉप क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है, लेकिन 2019 में 64 सीटों पर जीतने वाली बीजेपी और उसके सहयोगी दल क्या 80 सीटों पर जीत दर्ज कर पाएंगे? क्या ये सब बिल्कुल आसान लग रहा है? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया में यानी गठबंधन में सीट शेयरिंग सही से हो गई तो बीजेपी को अपनी मेहनत को कई गुना और बढ़ाना होगा और मुस्लिमों के वोट को अपने पाले में किए बिना ये मुमकिन फिलहाल नजर नहीं आ रहा। इसलिए बीते 1 साल से बीजेपी लगातार पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का प्लान बना रही है। जिन सीटों पर मुस्लिम बाहुल्य है, यानी जो सीटें मुस्लिम बाहुल्य है, जहां बीजेपी लगातार मुस्लिमों के बीच संवाद कार्यक्रम कर रही है, आगे बढ़ने से पहले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य सीटों के बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी पूरा का पूरा फोकस इस वक्त कर रही है। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल्य सीटें कौन कौन सी हैं और कितने प्रतिशत वहां मुसलमान हैं? मुरादाबाद सबसे पहला नंबर, 50% से ज्यादा है। रामपुर में 50% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। वहीं बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, मुजफ्फरनगर में 40%, अमरोहा में 40%, बहराइच 33%, बरेली 34%, मेरठ 34% और बलरामपुर में कुल 37% मुस्लिमों की आबादी है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को साधने की कोशिश इस वक्त बीजेपी जोर शोर से कर रही है। पसमानदा मुसलमानों में कौन कौन आते हैं? पसमानदा मुसलमानों में जो कैटेगरी है उसमें जुलाहे, धुनिया, घासी, कसाई, तेली, धोबी आदि को देश में मुस्लिम समाज के भीतर निचली जातियों में गिना जाता है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस में ये वर्ग लंबे समय से चले आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने दरअसल हैदराबाद में 2022 और जनवरी 2023 में हुई दिल्ली की भाजपा कार्यकारिणी बैठक में पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया, आपको याद भी होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में सपा हो या बसपा हो या फिर हो कांग्रेस, तीनों ही दलों का फोकस मुसलमानों पर हमेशा से रहा और खास तौर पर मुस्लिम इन तीनों ही दलों के वोटर्स भी रहे। अब बीते कुछ चुनाव से ये दिखा है कि मुस्लिम वोट एक तरफा सपा के साथ गया है और उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल सपा ही है। ऐसे में मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी पसमानदा प्लान पर काम कर रही है और इसके साथ ही बीजेपी ने अब मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए एक और प्लान तैयार किया है। क्या है वो प्लान, वो भी समझाते हैं। दरअसल 12 अक्टूबर को लखनऊ में सूफी संवाद महाअभियान कार्यक्रम किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा दरगाहों के 200 सूफी लोग मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी दरअसल इस कार्यक्रम का हिस्सा उस वक्त रहे। कार्यक्रम में मोदी सरकार की योजनाओं और नीतियों को पूरे देश के मुसलमानों के बीच पहुंचाने पर चर्चा हुई। पसमानदा और सूफी को जोड़ने के कार्यक्रम की शुरुआत तो यूपी से ही हुई है, लेकिन खास बात ध्यान रखिए कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव। ऐसे में लखनऊ में हुई इस बैठक में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने एक नारा दिया, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। यानी मुसलमानों और बीजेपी के बीच की दूरियों को खत्म करने पर बीजेपी पूरी तरीके से इस वक्त काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पर काम करती नजर आ रही है।
2024 के वास्ते प्लान सूफी क्या है बीजेपी का और कैसे ये आउटरीच करेगा, ये भी आपको स्ट्रैटेजिकली समझाते हैं। बीजेपी का आउटरीच कार्यक्रम है। 22 राज्यों में सूफियों तक पहुंचने के लिए ये समितियां बनाई गई है। मुस्लिम वोटर्स तक पहुंचने की प्लानिंग का हिस्सा है। 10,000 सूफी दरगाहों को जोड़ने की तैयारी बीजेपी कर रही है। मुस्लिमों से मिलने जाएंगे सांसद और विधायक। मुस्लिमों की समस्याओं का वहां पर समाधान किया जाएगा और कहीं ना कहीं इस वर्ग को जोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, भाजपा की तरफ से और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से होगी, न केवल 2024 के लिए बल्कि 2023 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भी। तो चलिए, ये बात तो हुई मुस्लिम के लिए पसमानदा और सूफी प्लान की। लेकिन बीजेपी जिन 14 सीटों पर फोकस इस वक्त कर रही है, जहां बीजेपी को हार मिली, वहां नेताओं की ड्यूटी लगाकर पार्टी ने एक रिपोर्ट मांगी थी, जो रिपोर्ट अब तक बीजेपी को मिली नहीं है। इसे लेकर के बीजेपी आलाकमान नाराज भी बताए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल ने इन लोकसभा में भेजे गए विस्तारकों, लोकसभा प्रभारी और संयोजकों से जवाब तलब किया है और नए सिरे से रिपोर्ट बनाकर देने को कहा गया है। रायबरेली, लालगंज, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, गाजीपुर, घोसी, श्रावस्ती, अमरोहा, बिजनौर, जौनपुर, नगीना, सहारनपुर और अंबेडकर नगर यानी कुल 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को 2024 में भी जीत हासिल करनी है और इसके लिए बीजेपी ने एक बार फिर से 84 विस्तारकों को भेजा है और 22 बिंदुओं पर एक रिपोर्ट तलब किया है। अब देखिए, खबरों में और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 2024 को लेकर के बीजेपी जो रणनीति बना रही है उस पर तेजी से काम हो रहा है। न केवल 2024 बल्कि 2023 विधानसभा चुनाव और बीजेपी की रणनीति यानी जो स्ट्रैटेजी है वो पूरे तरीके से क्लियर है। लेकिन टीएमसी में भी खलबली है। टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से सांसद हैं और विधायक भी पहले रह चुके हैं। महुआ मोइत्रा पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दरअसल एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर के सवाल पूछने का गंभीर आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे का आरोप है कि सदन में सवाल पूछने के लिए महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से महंगे महंगे गिफ्ट्स और कैश लिए हैं और इसी के चलते महुआ ने अदानी को लेकर के सवाल खड़े कर दिए। निशिकांत ने स्पीकर से मांग की कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जाए और महुआ मोइत्रा को सदन से सस्पेंड किया जाए। निशिकांत ने स्पीकर को रीमर्जेंसी ऑफ नेस्टी कैश फॉर क्वेरी इन पार्लियामेंट टाइटल से एक चिट्ठी लिखी है। इसमें विशेषाधिकारों के गंभीर उल्लंघन, सदन के अपमान और आईपीसी की धारा 120A के तहत आपराधिक केस की बात का जिक्र किया गया। खुद के खिलाफ हुई इस शिकायत पर सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। महुआ मोइत्रा ने दरअसल एक्स पर लिखा, फेक डिग्री वाले और भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले लंबित हैं। अगर स्पीकर उन सब से निपट लेते हैं तो मैं अपने खिलाफ किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करूंगी। ईडी के मेरे दरवाजे पर आने का इंतजार मैं इस वक्त कर रही हूँ। तो महुआ मोइत्रा की तरफ से ये जवाब दिया गया और एक्स पर ये तमाम बातें लिखी गई। लेकिन निशिकांत दुबे ने अपनी चिट्ठी के साथ एक लेटर भी लगाया है। एडवोकेट जय अनंत देहद्रई की चिट्ठी को लगाते हुए दुबे ने लिखा, और क्या कुछ लिखा, उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि जय अनंत देहाद्राई ने मेहनत से रिसर्च की है, जिसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि महुआ मोइत्रा ने संसद में कुल 61 में से तकरीबन 50 प्रश्न पूछे। इनमें दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों की रक्षा करने या उन्हें कायम रखने के इरादे से जानकारी मांगी गई। 14वीं लोकसभा के दौरान 12 दिसंबर 2005 को भी ऐसा ही मामला सामने आया था। तब स्पीकर ने उसी दिन जांच कमेटी का गठन कर दिया। साथ ही 23 दिसंबर 2005 को 10 सांसदों को 23 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसी सदन में कैश फॉर क्वेश्चन मामले में 11 सांसदों की सदस्यता रद्द भी की गई। आज भी ये चोरी नहीं चलेगी। एक बिजनेसमैन हमारे लिए खराब है, लेकिन दूसरे से 35 जोड़ी जूते लेने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। सदस्यता चली जाएगी, कृपया प्रतीक्षा करें। तो ये जवाब निशिकांत की तरफ से दिया गया। यहाँ जानकारी आपको ये भी दे दें कि कैश के बदले सवाल आईपीसी 120A के तहत अपराध पहले भी कई सांसदों की सदस्यता इसमें गई है। महुआ के खिलाफ जांच कमेटी बनाने की मांग की जा रही है। रिपोर्ट आने तक महुआ को सस्पेंड करने की मांग निशिकांत दुबे कर रहे हैं। एडवोकेट जय अनंत देहाद्री की चिट्ठी के आधार पर दरअसल ये शिकायत दर्ज की गई है, जिसके आधार पर निशिकांत दुबे कार्रवाई की मांग मोइत्रा पर इस वक्त कर रहे हैं। चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हुए, क्योंकि बात टीएमसी की हो गई, अब उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश में वेस्ट यूपी की राजनीति जातीय रूप लेती जा रही है।
यहाँ जाट अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। त्यागी समाज के लोग अलग पार्टी बना चुके हैं। उनका ऐलान है कि जो हमें टिकट देगा उसी को हम वोट देंगे। तो गुर्जर समाज के लोग सम्राट मिहिर भोज की जाति के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षत्रिय वर्ग से आने वाले पूर्व विधायक संगीत सोम ने क्षत्रियों की सियासी हिस्सेदारी का राग अलापना भी शुरू किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, त्यागी, ठाकुर, पिछड़ों और दलितों का लगभग 40% वोट बैंक है और यही वोट बैंक राजनीतिक दलों की हार या जीत का एक बड़ा फैक्टर माना जाता है, जहां हर बिरादरी अपना हिस्सा इस वक्त मांग रही है। राजनीतिक दलों ने भी इस वोट बैंक को हासिल करने की जी तोड़ कवायद शुरू कर दी है, जिसकी तस्वीर पिछले 2 महीने में हुई महापंचायतों, आंदोलनों, अधिवेशनों के जरिए साफ देखी गई। वेस्ट उत्तर प्रदेश कितना जरूरी है उसे आप इस बात से समझिए कि 17 अक्टूबर यानी कल बुलंदशहर से बीजेपी महिला सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जातीय वोट इसका जो वेस्ट यूपी मॉडल है वो दरअसल कैसे शुरू किया गया है जातियों के आधार पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जातीय गोलबंदी कैसी है? उत्तर प्रदेश में जाटों की कुल आबादी है 6 से 8%। वेस्ट उत्तर प्रदेश में 17% जाट वोटर्स हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक माना जाता है और असरदार यहां माना जाता है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, मुरादाबाद, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस में निर्णायक स्थिति है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागियों का संख्या बल भी अच्छा है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में लगभग 75 लाख त्यागी वोटर्स हैं और हर लोकसभा पर त्यागियों की जो संख्या है वो 1 से 3 लाख के बीच बताई जाती है। गाजियाबाद में 2,30,000, बागपत में 1,10,000, मेरठ में इनकी संख्या 2,10,000, मुजफ्फरनगर में 93 गाँवों में 1,60,000, सहारनपुर में 83 गाँवों में 1,20,000, बिजनौर में 86 गाँव में 1,90,000 इनकी संख्या है। त्यागी मतदाता इतने कुल हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुरों का भी खासा दखल है। उत्तर प्रदेश में 7% आबादी ठाकुरों की है। उत्तर प्रदेश से देश की आज़ादी के बाद 2 ठाकुर प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में 5 सीएम ठाकुर रहे। मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, अमरोहा से लेकर के मुरादाबाद तक कई सीटों पर ठाकुर का दबदबा बताया जाता है और प्रतिनिधित्व इनका यहाँ रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से 49 विधायक ठाकुर जीते। बीजेपी गठबंधन में 83, सपा में 4, बसपा से 1, जनसत्ता दल से राजा भैया जीते। गैर यादव, अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों पर भाजपा की नजर इस वक्त है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी 35% है। लोधी, साहू, सैनी, वर्मा से लेकर के कुर्मी, साहू, कश्यप, पटेल, मौर्य, बघेल और अन्य जातियों को एकजुट कर रही है बीजेपी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों को प्रभावित करने वाले गुर्जर भी अग्रेसिव हैं। यहाँ पर गुर्जर प्रदेश के 32 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर प्रभावी माने जाते हैं। 6 राज्यों की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दखल है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी असर दिखता है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 और विधानसभा की 403 सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। रिजर्व सीटों पर जो जीता वो उत्तर प्रदेश का सिकंदर कहा जाता है। 2017 में भाजपा ने 70 रिजर्व सीटें जीत करके वहां एक इतिहास रचा और यही कोशिश इस वक्त तमाम पार्टियों की बनी हुई है। तो ये बात हो गई चुनावी सरगर्मी को लेकर।